हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं यूनिट 4, जिसमें हम बात करेंगे अधिगम कर्ता एवं अधिगम केंद्रित विधियों के बारे में। एक्चुअल में इसमें जो मेन पॉइंट समझने वाला है वो मेन पॉइंट समझने वाला है इसमें आगमन विधि, निगमन विधि। ये तो हम सब जनरली जानते हैं। हमें कन्फ्यूजन होता है संश्लेषण और विश्लेषण विधि, यानी कि एनालिटिक मेथड एंड सिंथेटिक मेथड्स। तो उन दोनों मेथड्स को आज बहुत बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं आज के बाद आपको गलत होने वाले ही नहीं है, अगर आपने यूनिट को अच्छे तरीके से देख लिया है। प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, और रिवीजन यदि आप नहीं कर रहे हैं तो रिवीजन करते जाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं लगाए हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगा लीजिएगा। आई यहाँ तक बात समझ में क्लियर हुआ सब कुछ? चलो अच्छा, और वीडियो में कमेंट कर दिया करो, कुछ भी वीडियो पसंद आई नहीं पसंद आई, अच्छी है बुरी है जैसी भी है, कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करो, ताकि जो इंगेजमेंट है वो बढ़े। उधर यूट्यूब बोलता है कि इंगेजमेंट ही नहीं है बच्चों के साथ, अब मैं क्या करूँ, इंगेजमेंट नहीं है तो मतलब कर दिया करो कोई कमेंट वगैरह, ठीक है। अधिगम कर्ता एवं अधिगम केंद्रित विधियों के बारे में हम बात करते हैं। तो शुरू करेंगे भाई, चलिए। गणितीय शिक्षण एवं शिक्षण के लिए विधियां। शिक्षण में उचित क्रमबद्धता का पालन किया जाता है, प्रायः जिसे शिक्षण की विधि कहते हैं। विधि पाठ्यक्रम को कक्षा कक्ष में प्रस्तुत करने का एक तरीका है। भाई जो विधि है वह क्या है? जो पाठ्य वस्तु है, जो भी आपका सिलेबस है, उसको क्लास में प्रेजेंट करना है, इसका एक तरीका है। और जब आप अपने शिक्षण को एक क्रम से चला रहे होते हो उसे ही हम शिक्षण विधि बोलते हैं, ठीक। अब शिक्षण विधि आपकी कुछ प्रकार की होती है, जैसे कि आगमन निगमन विधि। आगमन आगमन विधि कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये सब चीजें अपने शायद सीटेट में काफी पढ़ी होंगी। उदाहरण से नियम की तरफ जाती है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाती है, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाती है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाती है। और क्या बचा? उदाहरण से नियम हो गया, विशिष्ट से सामान्य हो गया, मूर्त से अमूर्त हो गया, ज्ञात से अज्ञात हो गया, एक स्थूल वाला भी होता है, चलो वो छोड़ो। तो ये चार में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगमन विधि इसका अनुकरण करती हुई चलती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत कुछ, वैसे मैंने अंडरलाइन इसीलिए नहीं करा क्योंकि आगमन विधि के बारे में जनरली हम लोगों को सब कुछ पता है, हम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा है, ठीक। तो बस ये चार पॉइंट याद रखिएगा और कुछ याद नहीं रखना आपको। निगमन विधि। निगमन विधि आगमन विधि का जस्ट अपोजिट। निगमन विधि क्या होगी? आगमन विधि का जस्ट अपोजिट होगी। ये आपकी कहाँ जाएगी? नियम से उदाहरण की ओर। अगर हम बात करें तो ये आपकी अज्ञात से ज्ञात की ओर, और अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से की ओर। एक ये निगमन विधि हो गई। अब निगमन प्रणाली को बनाए रखने का तरीका क्या है? पहला, सामान्य नियम से विशिष्ट की ओर जाती है ये, और अमूर्त से स्थूल की ओर। हाँ, स्थूल उदाहरण, मूर्त लिखा हो या फिर स्थूल लिखा हो वो एक ही बात है, वही मैं सोच रहा था स्थूल के साथ क्या आएगा। तो अमूर्त से स्थूल की ओर। अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट जिसे आप टच फील नहीं कर सकते, एंड स्थूल यानी कि मूर्त, इसका मतलब होता है कॉन्क्रीट जिसे आप टच एंड फील कर सकते हो। शिक्षण में निगमन प्रणाली प्रभावशाली शिक्षण के लिए नीचे दिए गए सोपानों का अनुसरण करती है। कुछ सोपान है जिनका अनुसरण करेगी आपकी निगमन प्रणाली। क्या क्या सोपान है जरा हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। पहला है समस्या की सही ढंग से पहचान करना। निगमन प्रणाली के लिए समस्या को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अस्थायी परिकल्पना की खोज करना। अस्थायी परिकल्पना की खोज मतलब कोई जैसे मैंने परिकल्पना के बारे में एक आध किसी वीडियो में बताया हुआ है कि मान लो कहीं भी कोई घटना घट गई। अब उस घटना को घटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? मान लो कोई एक एक्सीडेंट ही हो गया, तो कॉमन चीज का एग्जांपल ले लेते हैं। एक एक्सीडेंट हो गया कहीं पर रोड पर। अब उस एक्सीडेंट होने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? कोई बोलेगा यार जो बाइक वाला था उसकी गलती है, कोई बोलेगा जो कार वाला था उसकी गलती है, कोई बोलेगा कि हो सकता है बाइक का ब्रेक फेल हो गया हो, कोई बोल सकता है हो सकता है जो कार वाला वो ड्रंक किया हुआ हो। तो ये अस्थायी परिकल्पना हो गई। तो अस्थायी परिकल्पना की खोज करने के लिए, की खोज करना, अस्थायी परिकल्पना के लिए सूत्रीकरण करना। अब आपने जो परिकल्पना बनाई उसके लिए आप एक फॉर्मूला बनाओगे, उस फॉर्मूले से ही फिर आपकी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है। समस्या को हल करना और परिणाम की जांच करना, ये कुछ कितने 5 चरण दिए हुए हैं जिनका अनुसरण करती है निगमन विधि, ठीक है। या पढ़ लेना इसको, एग्जाम्स में ही आ सकता है।
आगमन एवं निगमन विधि प्रारंभिक स्तर पर गणित की दो प्रणालियों का संयोजन है। मूलतः आगमन विधि की शुरुआत विशिष्ट उदाहरणों के प्रस्तुतिकरण के साथ होती है और सामान्य सिद्धांत की रचना के साथ समाप्त हो जाती है। देखिए, जो भी एग्जाम्पल्स दिया जाता है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मेरी एक गाय है, उसकी ऐसे ऐसे चीज है, अब वो चीज मेरी है यानी कि वो स्पेशल है। जब भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं वो अपने आप में स्पेशल होते हैं, विशिष्ट होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक होते हैं। निगमन विधि की शुरुआत सामान्य सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण के साथ होती है और अंत में विशिष्ट उदाहरणों के साथ इसका अंत हो जाता है। तो ये आगमन विधि में मेन डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं विश्लेषण और संश्लेषण विधि। अज्ञात सी से ज्ञात ए की प्रक्रिया का पालन करना विश्लेषणात्मक विधि है। देखो यहाँ पर एक अच्छी सिचुएशन दे रखी है, अरे यार ये बाल बढ़, कि यदि ए सत्य है इसलिए बी सत्य है, अतः सी सत्य है। ए की सत्यता की जानकारी सी की स्थिति, ए की सत्यता की जानकारी है कि ए सत्य है, सी की स्थिति अज्ञात है, सी का पता नहीं है कि सी सत्य है या असत्य है। इसकी सत्यता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ए से सी तक की प्रक्रिया को जारी रखना ही संश्लेषण होगा। क्या होगा? ए से सी तक की प्रक्रिया को जारी रखना संश्लेषण होगा। ए क्या था? ए था हमारा ज्ञात, जिसे हम बोलते हैं नॉन, ठीक। सी क्या है? सी अज्ञात है, जिसे हम बोलते हैं अननोन। ए से अगर आप सी को फॉर्मुलेट कर रहे हो, ए से सी तक जा रहे हो, मतलब आप कहां से कहां तक जा रहे हो? आप जा रहे हो नॉन टू अननोन। नॉन टू अननोन जाना ही क्या है? नॉन टू अननोन जाना ही है आपका संश्लेषण, यानी कि एनालिसिस मेथड। आई बात समझ में? और अज्ञात सी से ए की प्रक्रिया का पालन करना विश्लेषण कहलाता है। यदि आप इसी को रिवर्स में सोल्व करो, आप जाओ ए टू सी, ए से सी जाओ, तो ये आपका विश्लेषण हो जाएगा। विश्लेषण में आप कहां से कहां तक जाते हैं? विश्लेषण में हम अननोन टू नो जा रहे होते हैं। आई बात समझ में? संश्लेषण विश्लेषण मेन डिफरेंस संश्लेषण विश्लेषण में सिर्फ यही है। अब और भी बहुत सारी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी जिसे हम पता करेंगे। विश्लेषण में हम अज्ञात समस्या को आसान भागों में विभाजित करते हैं। देखो, विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना। ओ ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैंने इंग्लिश गलत लिख दिया, माफ कीजिएगा। संश्लेषण मतलब होता है सिंथेसिस और विश्लेषण मतलब होता है एनालिसिस, ठीक है। विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना, तो अज्ञात समस्या को आसान भागों में विभाजित करके देखते हैं और तब देखते हैं कि इन्हें कैसे इन्हें हल प्राप्त करना और पुनः संयोजित हम कर सकते हैं। तो ये आपका विश्लेषणात्मक विधि होता है। अब विश्लेषणात्मक विधि की प्रकृति क्या होती है? यह निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर जाती है। निष्कर्ष आपके पास पहले ही होता है, अब आप इससे हाइपोथेसिस की तरफ जाते हो। हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्सिक्वेंस है उससे आप हाइपोथेसिस की तरफ जा रहे हो, या फिर जो आपके रिजल्ट है, रिजल्ट टू आप हाइपोथेसिस की तरफ जाते हो, ठीक। ये विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, वही हो गया यहाँ पर। ये मेथड हमारी अननोन टू नॉन चलती है। यहाँ पर एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि a बटे बी बराबर सी बटे डी है, तो हमें सिद्ध करना है ए सी माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन बी बराबर सी स्क्वायर माइनस टू बी डी अपॉन डी, ठीक। अब हम अगर इसे किस विधि से सोल्व कर रहे हैं? अगर हम इसे विश्लेषण विधि से सोल्व कर रहे हैं, हमारे पास ये क्या है? यह चीज जो है हमें ज्ञात है क्योंकि ये दिया हुआ है, और ये जो चीज है ये क्या है? ये अज्ञात है। तो विश्लेषण में हम क्या करते हैं? विश्लेषण में हम जाते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूं मैं। विश्लेषण में हम जा रहे होते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब मैं इस जो बड़ा फॉर्मूला है, इस बड़े फॉर्मूले से छोटा फॉर्मूला बनाऊंगा, तो मैं इसे क्या करूंगा? मैं इसे ब्रेक करूंगा, यानी इसे मैं बहुत सारे भागों में तोड़ दूंगा और वहां से फिर मैं जो ज्ञात है उस तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा? इसको उठाया और इसको ब्रेक करता गया करता गया करता गया, और आखिरी में इसका आंसर आ गया। तो ये क्या हुई? ये आपकी विश्लेषणात्मक विधि हुई। आई बात समझ में? विश्लेषणात्मक विधि में किस तरह से ब्रेक करते हैं। इस तरह से आपने आपने मैथ्स में काफी क्वेश्चन सोल्व करे होंगे, इवन मैंने तो करे हैं, मैंने मैथ्स पढ़ा है 12th तक क्या MSc तक मैथ्स पढ़ा हुआ है। तो इस मेथड्स का काफी ज्यादा हम लोगों ने यूज करा है। आपको शायद पता हो, रेशो एंड प्रोपोर्शंस का टाइप का एक चैप्टर होता था जिसमें हम वित्तानुपात सततानुपात, अगर आपने हिंदी में पढ़ा हो तो वहां पर इन क्वेश्चंस का हम यूज करते थे। इवन शायद 11th में बहुत यूज हुआ है। जब हम AP वगैरह सोल्व करते हैं तो वहां पर भी इनका यूज होता है।
ठीक है, तो यहाँ इस तरह से इसका यूज होता है विश्लेषणात्मक विधि का। और अगर इसी हमको किससे करते, संश्लेषणात्मक का करके बताया कि इन्होंने, चलो नहीं बता। तो विश्लेषण तथ्यों को किसी समस्या की जांच के तथ्यों के आधार पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि विश्लेषण सत्य की खोज की तरह देखा जाता है। ये क्वेश्चन आया था भाई DSSB में, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? देखो पूरी वीडियो देखा करो, नहीं तो ना तो कोई मतलब नहीं है तुम लोगों को। अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर लेता है, हालांकि जो डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर लेता है वो यहाँ तक पहुंचेगा नहीं, उस तक बात पहुंचेगी नहीं, फिर भी सुन लो। अगर डायरेक्ट कहीं का PDF डाउनलोड करके पढ़ रहा है, वो वीडियो नहीं देख रहा है, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ठीक है ना, मैं ये टाइम दे रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ उसका सेंस होगा ही। यहाँ से क्वेश्चन आया था DSSB में कि कौन सी मेथड में सत्य की खोज की जाती है। सत्य की खोज करने के लिए, गणित में सत्य की खोज करने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं? तो विश्लेषण का यूज करते हैं, एनालिसिस का यूज करते हैं। आई बात समझ में? अब सत्य की खोज कैसे की जाती है? अब भाई ये देखो आप, ये क्या है? ये आपके पास परिणाम है। आखिर ये परिणाम आया कहां से? ये परिणाम कहां से आया? ये परिणाम यहां से निकल कर आया, तो इसका प्रूफ करना ही क्या है? विश्लेषण है। आई बात समझ में? तो भाइयों और बहनों, चीजें इतनी आसान नहीं है, बहुत घूमी फिरी रहती हैं, बस हमें समझने की देर है, समझ में आ जाए एक बार चीजें। यहाँ पर अब विश्लेषण और संश्लेषण को और अच्छे तरीके से एलेबोरेट करा है। विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि को गणितीय कुछ ऐसी समस्याओं में लागू किया जाता है जिसमें यदि तब प्रकार के तर्क की आवश्यकता होती है। यदि तब प्रकार के तर्क की आवश्यकता हो तो वहां पर कौन सी मेथड यूज करेंगे? विश्लेषण के संश्लेषण दोनों ही यूज करेंगे। कौन सी? विश्लेषण संश्लेषण दोनों को ही हम यूज कर सकते हैं। यदि एक त्रिभुज समद्विबाहु है तब सिद्ध करो कि समान लंबाई की भुजा के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार समस्याओं में कुछ शर्तें परिकल्पना दी जाती हैं, उन शर्तों के आधार पर कुछ संबंधों को सिद्ध करना होता है। कुछ कंडीशंस दी रही होंगी, उस कंडीशन के आधार पर हम कुछ रिलेशंस फाइंड कर रहे होंगे। ज्यामितीय सिद्धांतों को सिद्ध करने में, बीजगणितीय राशियों में, बीजगणितीय समस्याओं को हल करने में इन विधियों का प्रभावशाली उपयोग किया जाता है। इनका हम ज्यादातर यूज किस में करते हैं? ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में कुछ प्रूफ करने के लिए, और एलजेब्रा में। तो ज्योमेट्री एंड एलजेब्रा में सबसे ज्यादा यूज होता है विश्लेषण एंड संश्लेषण का। यहाँ तक आगे बात समझ में? सब कुछ क्लियर हुआ? कोई अगर इसमें और भी डाउट रह रहा हो तो एक बार इसको पूरा ही पढ़ लेना। आप जो संश्लेषण विश्लेषण दिया ना, इसको एक बार पूरा पढ़ लेना। ठीक है, देखो यहाँ पर सोल्व करा, यही सेम क्वेश्चन था, और इस बार इन्होंने क्या करा, इस वाले पार्ट को उठाया, सोल्व करते गए और ये पार्ट लेकर आ गए। यहाँ पर बस इसको यहाँ पहुंचाना है और ये सोल्व हो जाएगा। ये संश्लेषण से सोल्व कर दिया इन्होंने। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड आप जानते हैं। प्रोजेक्ट मेथड का बस आपको ये याद रखना, ये आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड होती है। इसमें क्या क्या चीजें बनेंगी? एक गणित की परियोजना में समृद्ध क्रियाकलाप, सक्रिय सहभागिता, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और अन्य विषयों के साथ सहसंबंध शामिल होता है। तो परियोजना में क्या रहेगा? एक बहुत सारी एक्टिविटीज रहेंगी, हर एक बच्चे का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बच्चे स्वतंत्र रूप से काम कर रहे होंगे और दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ये रिलेटेड रहेगा, यानी कि इसका संबंध रहेगा। परियोजना आधारित अधिगम में एक शिक्षक का पहला कार्य परियोजना के क्षेत्र की पहचान करना होता है। ठीक है, परियोजना आधारित अधिगम निम्न सोपानों का अनुसरण करता है। ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, सीक्वेंस दिए हुए हैं जिनका ये फॉलो करेगा। पहले तक सिचुएशन प्रोवाइड की जाएगी, फिर उस सिचुएशन को चूज किया जाएगा, फिर उस पर प्लानिंग की जाएगी, फिर उस पर काम किया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर उसका इवेल्युएशन किया जाएगा, फिर उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट हैं? ये 6 पॉइंट हैं, याद रखिएगा इनको इसी सीक्वेंस में। समस्या समाधान एवं समस्या प्रस्तुतिकरण, ये पहले भी आ चुका है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैथ्स में प्रॉब्लम सोल्व करना जरूरी है, इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि समस्या आप प्रस्तुत कर सको। समस्या समाधान ऐसी विधि है जिसमें एकत्रीकरण, संगठन, विश्लेषण, सूचनाओं की व्याख्या करने का कौशल आदि सभी समस्याओं का हल प्राप्त करने में ये सारी चीजें शामिल होती हैं। तो भाई पढ़ लेना, इसको याद रखना ना, समस्या समाधान क्या क्या चीजें होंगी। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को हमने पहले भी कई बार सोल्व करा है कि यार प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किस किस तरह से चलती है। सबसे पहले समस्या की पहचान करोगे, फिर समस्या को परिभाषित करोगे, फिर उपयोगी जो सूचना है उन सूचनाओं को एकत्रित करोगे, यार क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें लगेंगी सोल्व करने में। अस्थायी परिकल्पना का निर्माण करोगे, एक हाइपोथेसिस बनाओगे, फिर उस हाइपोथेसिस की जांच करोगे। हाइपोथेसिस बनाना मतलब कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से आपकी सोल्व हो सकती है, फिर सोल्व करके देखोगे, हो जाएगा तो ठीक है। भौतिक प्रतिरूपों की संरचना करना और परिणाम की जांच करना।
तो ये कुछ 8 स्टेप दी हुई है यहाँ पर समस्या समाधान की, ठीक है। कहीं पर आपको 5 मिल जाएंगे, कहीं पर 6 मिल जाएंगे, कहीं पर 8 मिल जाएंगे, तो आपको बस सीक्वेंस याद रखना है कि किसके बाद क्या होगा। समस्या निर्माण विधि। जब हम बच्चों को समस्या निर्माण के लिए उत्साहित करते हैं, जब हम बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम क्रिएट करो, तब हम उन्हें गणितज्ञ बनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हम उन्हें वो उस लेवल का काम दे रहे हैं जिस लेवल का हम गणितज्ञ करते हैं, मैथमेटिशियंस जो करते हैं उस लेवल का। अधिगम में समस्या निर्माण के क्या क्या फायदे हैं। अब समस्या निर्माण से क्या क्या चीजें डेवलप होंगी बच्चे में। यह विधि पूछताछ की ऊर्जा का विकास करती है। हम ज्यादा से ज्यादा अवलोकन करते हैं और ज्यादा से ज्यादा परिणाम निकालना चाहते हैं। समस्या निर्माण में आप उसको और गहराई से देखोगे, ठीक। यह विधि बच्चे को अज्ञात क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करती है, ऐसी चीज जो बच्चे जानते ही नहीं है। जैसे मैंने कल की क्लास में डैम वाला एग्जांपल दिया था कि भाई एक डैम बनाया है, ठीक है। डैम बनाने से क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व हो गई, वो तो पता चल गया भाई, पानी की समस्या सोल्व हो गई, सिंचाई की समस्या सोल्व हो गई, बिजली बनाने की समस्या सोल्व हो गई। लेकिन यदि बारिश ज्यादा होती है और डैम के गेट खोलने पड़ते हैं तो वहां से कितने गांवों में बाढ़ आ सकती, इसकी समस्या उत्पन्न हो गई। जब वहां पर डैम बनाया तो वहां के हमने जंगलों को साफ करा, कुछ गांव भी उसके अंडर आए थे, उनको स्थापित करके दूसरी जगह भेजा, तो ये समस्या हुई। हो सकता है कभी डैम फटे जाए तो उससे कितनी ज्यादा तबाही हो सकती है, ये एक समस्या हो गई, ठीक। विशेष रूप से समस्या को निर्माण करते समय यह विधि चिंतनात्मक सोच के लिए आवश्यक है और इसको परिणत करना है। चिंतनात्मक सोच मतलब कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के लिए आवश्यक है। यह विधि बच्चों को चिर स्थायी प्रश्न बनाने के लिए सहयोग प्रदान करती है, जो कि गणितज्ञों ने बनाए हैं। क्या ये संबंध आकस्मिक घटित होते हैं, क्या इन पद्धतियों की संख्या के पीछे छिप जाती है। मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा के लिए बने रहेगा, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन चिर स्थायी क्वेश्चन, जैसे कि यार रामानुजन ने बोला था कि अगर हम 1 को 0 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, या 0 से 0 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा। ऐसे प्रश्न निर्माण में सहयोग देता है। समस्या निर्माण की विधि प्रतिमानों की खोज में भी सहायक होती है। जब दोनों प्रतिमानों को घटित किया जाता है तो निश्चित रूप से खुले प्रतिमान रुचिपूर्ण होते हैं, लेकिन खोजपूर्ण प्रतिमान ज्यादा रुचिपूर्ण होते हैं। चलिए, तो ये ऑब्वियस है कि खुले प्रतिमान रुचिपूर्ण रहेंगे। खोजपूर्ण, जब बच्चे खोज करके किसी चीज को निकालते हैं तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होते ही है। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 5 गुणा 4 के हम देखते हैं 20 के समीप सबसे छोटी वर्ग संख्या 16 से 4 अधिक है। हम बड़ी संख्या की पंक्ति से 5, चलो चलो छोड़ो छोड़ो, इतना में नहीं पढ़ना। गणित अधिगम के क्षेत्र में अधिगम केंद्रित उपागम। अधिगम केंद्रित उपागम क्या क्या है, इनके बारे में हम बात कर लेंगे। अधिगम केंद्रित उपागम इस पर आधारित है कि बच्चा अपने पूर्व अनुभव द्वारा अर्जित ज्ञान से कैसे रचनाशील होगा, जहां पर विशेष रूप से अध्यापक की भूमिका अधिगम में सुविधा प्रदान करने वाले के रूप में होती है। अधिगम केंद्रित उपागम सबसे ज्यादा किस पर फोकस कर रहा है, ये इस पर फोकस कर रहा है कि बच्चा पूर्व अनुभवों द्वारा अर्जित ज्ञान कैसे रचनाशील होगा, बच्चे अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस्ड पर नॉलेज कैसे क्रिएट कर पा रहा है, ठीक है। 5 अधिगम प्रतिवान है। 5 ई लर्निंग मॉडल से बोल देते हैं, एग्जाम में काफी आते हैं 5 ई लर्निंग मॉडल से क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये आपका ईवीएस पेडागोजी में भी आ जाता है और ये आपका मैथ्स पेडागोजी में भी आ जाता है। वैसे ज्यादातर ईवीएस पेडागोजी का भाग है, पर ये मैथ्स में दिया हुआ है, हम इसे मैथ्स में ही पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है इंगेजमेंट, फिर एक्सप्लोरेशन, फिर एक्सप्लेनेशन, इलेबोरेशन एंड इवेल्युएशन। इंग्लिश में याद करना अच्छा रहेगा आपके लिए। इंगेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, इलेबोरेशन एंड इवेल्युएशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चों को इंगेज करना है। इंगेज करना मतलब बच्चों को आपको इन्वॉल्व करना है। जैसे विनियोजन की अवस्था बोला जाता है। विनियोजन की अवस्था में बच्चे को कक्षा में विभिन्न कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। अच्छा, एक बात और मुझे याद आ गई, जहां पर भी मैं इसका इंग्लिश लिख देता हूँ, ये इंग्लिश मुझे अब खुद से ही लिखना पड़ता है, जहां पर भी मैं हिंदी का इंग्लिश लिख देता हूँ, इसका मतलब ये है कि इसे को आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है, इंग्लिश में भी आपको इसे याद करना है, क्योंकि पहले क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं DSSS अदर एग्जाम्स में, जहां पर हिंदी में मीनिंग कुछ और रहता है और इंग्लिश में मीनिंग कुछ और होता है, ठीक। तो विनियोजन की अवस्था में बच्चों को क्या करता किया जा रखता बच्चों को कैसे रखा जाता है, बच्चों को व्यस्त रखा जाता है, जहां पर बच्चे अपने पूर्व ज्ञान को वर्तमान विचारों से संबंधित करने का अवसर प्राप्त होता है। इस चरण में आपका कार्य बच्चे के पूर्व अनुभव की पहचान करना और अधिगम में उनकी अवधारणात्मक गलतियों को पहचानना। इंगेजमेंट फेज में टीचर का क्या काम है। इंगेजमेंट फेज में यह तो हमें समझ में आता है, बच्चा इन्वॉल्व रहेगा, बट टीचर क्या काम है, एज ए टीचर आप क्या करोगे,
आप बच्चे के पूर्व ज्ञान को पहचानोगे और उनकी अवधारणाओं की गलतियों को पहचानोगे, कौन कौन सी अवधारणाएं गलत बनी हुई हैं। ठीक है। अधिगम के 5 प्रतिमानों में विनियोजन घटक बच्चे का ध्यान अपनी ओर खींचने का इरादा करता है। इसमें आप बच्चे का ध्यान अपनी ओर खींचने का मतलब लर्निंग की तरफ खींचने का इरादा रखते हैं। विषय से संबंधित सोच को जानने की कोशिश करता है। बच्चे के दिमाग में प्रश्न पूछने की जिज्ञासा पैदा करना, उसकी सोच को स्टिमुलेट करना और उसके पूर्व ज्ञान तक पहुंचना बनाता है। ये सारी चीजें आपकी एंगेजमेंट फेज में हो जाएंगी। ठीक है। 2 क्रियाकलाप दिए हुए आप इन्हें पढ़ सकते हैं। 2 नहीं, बहुत सारे क्रियाकलाप दिए हुए हैं। फिर आता है अन्वेषण करने का चरण, जिसे हम बोलते हैं एक्सप्लोरेशन। एंगेजमेंट के बाद आएगा एक्सप्लोरेशन। अन्वेषण के चरण में बच्चे के पास किसी घटना सामग्री में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का अवसर होता है। देखो, जो यहाँ से जो डिटर पॉलिसी में क्वेश्चंस आते हैं या अदर टेट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे बनकर आते हैं कि किस फेज में या किस चरण में बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का अवसर होता है। तो हमें लगता है प्रत्यक्ष रूप से शामिल तो बच्चा जब होगा जब वो इन्वॉल्व होगा, यानी कि एंगेजमेंट फेज में होगा। बट यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अन्वेषण वाली एज होती है, एक्सप्लोरेशन वाली एज होती है, जब बच्चा खुद खोज कर रहा होता है, तब प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का अवसर सबसे ज्यादा होता है। बच्चे अपने आप को इस प्रकार क्रियाकलापों में शामिल करके अपने अनुभव के आधार को विकसित करते हैं। क्रियाकलाप में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं उनके आधार उसको और बढ़ाते हैं। इस चरण की महत्वपूर्ण गुण बच्चों का समूह में कार्य करना है। जब एक्सप्लोर करते हैं तो बच्चे समूह में कार्य कर रहे होते हैं, मिलकर चीजों को ढूंढ रहे होते हैं। जैसे कि बच्चे इस चरण में टीम के साथ साथ कार्य करते हैं, बच्चों के समान अनुभव का आधार तैयार होता है, उनके लिए संप्रेषण सेवागिता सिद्ध होती है। आपका कार्य बच्चों का ध्यान लाने में मार्गदर्शन करना। अब अपना काम आ जाता है भाई बच्चों को मार्गदर्शित करना, सामग्री उपलब्ध कराना, संसाधन उपलब्ध कराने वाले के रूप में होगा। अन्वेषण के दौरान बच्चे के पूछताछ करने की विधि ही अधिगम को आगे बढ़ाती है। अन्वेषण के दौरान अगर बच्चा पूछ रहा है, क्वेश्चन इंक्वायरी कर रहा है, तो वह अधिगम को आगे बढ़ाएगी। विनियोजन की उत्तरोत्तर क्रिया में बच्चे पहले व्यक्तिगत रूप से अन्वेषण करते हैं और बाद में वे समूह में क्रिया करते हैं। तो हम कह सकते हैं भाई इंगेजमेंट के टाइम पे बच्चा खुद ही कर रहा था, लेकिन अब बच्चा समूह में कर रहा है और निष्कर्ष प्राप्त कर रहा है। फिर आता है स्पष्टीकरण, जिसे हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। इंगेजमेंट हो गया, एक्सप्लोरेशन हो गया, अब आएगा आपका एक्सप्लेनेशन। स्पष्टीकरण एक ऐसा बिंदु है जिस पर बच्चा अपने अमूर्त अनुभवों को रखने की शुरुआत करता है और कक्षा में चर्चा के द्वारा अपनी अवधारणात्मक कमियों को दूर करता है। बच्चा अमूर्त अनुभवों को रखने की शुरुआत किस स्टेज में करता है, या बच्चा अपनी अवधारणात्मक कमियों को किस चरण में दूर कर रहा होता है। तो जो स्पष्टीकरण चरण है, जो एक्सप्लेनेशन चरण है, इस चरण में बालक अपनी अवधारणात्मक कमियों को दूर करता है। आई बात समझ में? बच्चा प्रत्यक्ष रूप से कब इन्वॉल्व होता है? जब वह अन्वेषण कर रहा होता है, यानी कि एक्सप्लोर कर रहा होता है। अपनी अवधारणात्मक कमियों को दूर कब करेगा? जब वह स्पष्टीकरण वाले चरण में होगा। आप अवधारणा केवल तभी स्पष्ट करेंगे जब बच्चे समूह में कार्य करने का एक समान अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। इस चरण में आपकी भूमिका है स्पष्ट करने की। उसका यह मतलब नहीं है कि आप बच्चों को चर्चा में शामिल नहीं करेंगे। अध्यापक के स्पष्ट करने का स्तर बच्चों की समझ और नासमझ पर निर्भर करता है कि यार बच्चों ने कितना समझा कितना नहीं समझा, इस पर निर्भर करेगा कि आपको उसे कितना एक्सप्लेन करना है। फिर जाएगा विस्तार करने का, यानी कि इलेबोरेट करने का, इलेबोरेशन स्टेज या इलेबोरेशन फेज। अधिगम चक्र का विस्तार करने का चरण बच्चों के ज्ञान को नई स्थितियों में लागू करने का अवसर प्रदान करता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है कि किस चरण में बच्चे के ज्ञान को नई स्थिति में लागू करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो एलोबरेशन में, यानी कि विस्तार करने के चरण में, जिसमें नए प्रश्नों को उठाना, अन्वेषण के लिए परिकल्पनाएं बनाना, ये सारी चीजें शामिल है। बच्चे ने पहले 3 चरणों से जो सीखा है उसको इस अवधारणा पर वो आके लागू कर देते हैं और अन्य अवधारणाओं से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। आ रही है बात समझ में? जो 5E मॉडल है ना, आज समझ लो, इसके बाद 5E मॉडल का आपको बस रिवीजन करना, कभी गलत नहीं होगा यहाँ से क्वेश्चन। मूल्यांकन चरण। मूल्यांकन चरण यह 5वां चरण है। यह एक निदानकारी आचरण प्रक्रिया है जो आपको निष्कर्ष की अनुमति प्रदान करती है, चाहे बच्चे ने अवधारणा की समझ एवं ज्ञान को ग्रहण किया है या फिर नहीं किया है। कि भाई बच्चे ने अपने इतनी अवधारणा बता दी, भाई उसको इंगेज कर दिया, फिर उसको इंगेज के बाद सेकंड कौन सा था? अन्वेषण वाला था जो,
एक्सप्लोर कर लिया, फिर एक्सप्लेन कर दिया, फिर एलेबरेट कर दिया, अब इवेल्युएट कर रहे हो। इवेल्युएट में आप देख रहे हो कि यार ऊपर की जो 4 स्टेज में इतनी मेहनत करके आया उसका फ़ायदा क्या हुआ, उसका कुछ निकल कर आया कि नहीं निकल कर आया, ये सारे के सारे बच्चे नालायकों की तरह बैठे थे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। रचनात्मक व्याख्या, अभिकल्पना, प्रतिमान, इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, मॉडल। अभी जो पढ़ा था वो हमने ओनली लर्निंग मॉडल पढ़ा था, अब हम रचनात्मक व्याख्यान प्रतिमान की बात करेंगे। इसके 7 पद आते हैं इसके अंदर। कितने स्टेजेस हैं? 7 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपकी ऑब्जर्वेशन, कि बच्चे ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीखते हैं। फिर कॉन्टेक्चुअलाइजेशन यानी कि प्रसंगीकरण। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन मतलब जिसमें बच्चे किसी समस्या की अवलोकित स्थिति एवं पदों का स्वयं के पूर्व ज्ञान, विचार और अनुभवों से संबंध स्थापित करता है इसमें। ठीक भाई, जो हमने ऑब्जर्व करी, क्या ये हम और कहीं इसका यूज कर सकते हैं? तो वो आपका कॉन्टेक्चुअलाइजेशन हो जाएगा। हम इसका किस प्रसंग में यूज कर सकते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज कर सकते हैं। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप में क्या होगा कि अध्यापक द्वारा बच्चों के दिमाग की कसरत वाले विभिन्न क्रियाकलाप करने के लिए उत्साहित किया जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम्स दी जाएंगी बच्चों के सामने जिसमें बच्चों के अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, तो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप हो जाएगा। फिर आता है कोलैबोरेशन यानी कि सहयोगीकरण। कोई क्रियाकलाप ऐसा तो जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और कुछ नया क्रिएट करें। फिर आता है अनुवाद और संरचना, इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, बच्चे अपने रचनात्मक ज्ञान का विश्लेषण तर्क वितर्क के द्वारा, चर्चा के द्वारा, प्रमाणीकरण के द्वारा करते हैं और अनुवाद का सृजन करते हैं। जो भी अभी तक उन्होंने सीखा उसको और अच्छा क्रिएट करते हैं या फिर उसके आधार पर कुछ नया क्रिएट करते हैं। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, विभिन्न अनुवादन। विभिन्न अनुवादन में क्या होगा, यदि बच्चा अधिगम प्रक्रिया के दौरान लचीलापन महसूस करता है तो विभिन्न प्रकार से ज्ञान की व्याख्या करने के योग्य हो जाता है। लचीलापन मतलब उसे लगता है कि सिर्फ जो मेरी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन रिजेक्ट नहीं है, सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, उसका अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन निकल सकता है। तो वह अपने ही नॉलेज को विभिन्न प्रकार से प्रेषित कर सकता है सामने वाले को। मल्टीपल मैनिफेस्टेशन, विभिन्न घोषणा पत्र। जब बच्चा समस्या को हल करने के लिए विभिन्न व्याख्याओं को एक एक करके लागू करने की कोशिश कर रहा है, तब समस्या के अनेक हल प्राप्त करता है और आगे वह एक जैसी व्याख्या के अनेक घोषणा पत्र प्राप्त कर लेता है। तो बात क्या हुई कि इसका मतलब यह है कि एक बात को अनेक तरीके से कह पाना। विभिन्न प्रकार के घोषणा पत्र मीन्स समान सिचुएशन में वो बहुत सारे क्या कर पा रहा है, सॉल्यूशन दे पा रहा है, एक स्थिति के लिए अलग अलग कंडीशंस बता पा रहा है। तो ये सारे विभिन्न घोषणा पत्र के अंदर आ जाएंगे मल्टीपल मैनिफेस्टेशन के अंदर। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट मैप, अवधारणा का खाका तैयार करना। तो कॉन्सेप्ट मैप में होता क्या है, कॉन्सेप्ट मैप में बच्चे ने जो भी चीजें सीखी उन्हें रिलेट करना होता है एक दूसरे के साथ, कि हम कैसे रिलेट करके उनको एक मैप की तरह सजा के रख सकते हैं। जैसे कि एक बहुभुज होता है, बहुभुज के अंदर ही क्या आएगा, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में हो सकता है आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। अगर आमने सामने भुजाएं समांतर है, पैरेलल है, तो क्या क्या हो सकता है, आपका समांतर चतुर्भुज हो सकता है और एक आपका समचतुर्भुज हो सकता है। आयत भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। जिसकी 2 भुजाएं समांतर हो भी आपका समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। अब भुजाएं समांतर तो हैं लेकिन प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक कोण समकोण है तो आपका आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। लेकिन प्रत्येक कोण समकोण के साथ साथ सभी भुजाएं भी बराबर हो तो भी आपका वर्ग हो जाएगा। और जिसकी सही भुजाएं समान हो भी आपका समचतुर्भुज रहेगा। समचतुर्भुज के में क्या सही भुजाएं समान तो है लेकिन सभी कोण भी समान है तो भी आपका वर्ग हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक तरह से कॉन्सेप्ट में हो गया कि चतुर्भुज किस किस प्रकार के होते हैं। 4 भुजाएं समांतर हो, सॉरी दोनों भुजाओं के पैर समान हो तो वे किस किस प्रकार के होंगे, अगर एक ही पैर पैरेलल हो तो वो किस प्रकार के रहेंगे। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट में बना हुआ हम लोग बनाते ही हैं, जैसे हम टेबल बना लेते हैं, यार इसके अंदर ये आएगा, इसके अंदर ये आएगा, इसके अंदर, फिर इसके अंदर ये आएगा, इसके अंदर ये आएगा, इसके अंदर ये आएगा, ये सारी चीजें। अवधारणा मानचित्र विद्यार्थी द्वारा खोजे गए संबंधों का एक स्थूल अभिलेखन प्रदान करता है और ये सूचित करता है कि बच्चों ने ज्ञान को कैसे संगठित और अंतर संबंधित किया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अवधारणा मानचित्र करता क्या है। विद्यार्थी ने जो भी
रिलेशन से खोजे हैं, अब अवधारणा मानचित्र बनकर आप उसे एक स्थूल रूप प्रोवाइड कर दोगे, उसे कॉन्क्रीट रूप प्रोवाइड कर दोगे, और ये सूचित करेगा कि बच्चे ने अपने माइंड में किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा है नॉलेज को। अवधारणा का मानचित्र बच्चों की समझ की गहराइयों से महत्वपूर्ण व्यावहारिक ज्ञान को उपलब्ध करा सकता है, क्योंकि यह उनके संबंधों की सटीकता और क्षमता को प्रतिबंधित करता है। तो ये सारी चीजें हैं। क्रियाकलाप आधारित में आपको समझ में ही आता है कि यार क्रियाकलाप में बच्चों की रुचि रहती है, बच्चे खुद करते हैं, बच्चों पर दबाव नहीं रहता, स्वतंत्र रूप से करते हैं। इसमें शैक्षिक से शैक्षिक सभी पक्ष शामिल इसमें हो जाते हैं। माफ कीजिएगा, वैसे ऐसा मुझे आलस नहीं आता पढ़ाने में, बट आज ही आ ही गया। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि अनुभवात्मक अधिगम। अनुभवात्मक अधिगम, अनुभव के आधार पर अधिगम, जिसमें सहभागी एक क्रियाकलाप में व्यस्त रहता है, समीक्षात्मक व्यवहार प्रतिबिंबित होता है, व्यवहारिक ज्ञान अधिगम के उपयोग को प्राप्त करता है। जो अधिगम अनुभवात्मकता से विकसित होता है वह बच्चे के द्वारा स्वयं सिद्ध होता है, बच्चे खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे क्रिएट कर रहा है ना, प्रभावकारी एवं एकीकृत पक्ष के रूप में बनता है। यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं अनुभवात्मक अधिगम के बारे में। अनुभव क्रियाकलाप, प्रक्रिया पैटर्न और गति की चर्चा, प्रकाशन क्रिया प्रेक्षणों को आदान प्रदान। तो क्या होगा, सामान्यीकरण वास्तविक जगत के सिद्धांतों को विकसित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि प्रायोगिक अधिगम के प्रभावी उपयोग की योजना बनाना, फिर अनुभव क्रियाकलाप, और इस तरह से साइकिल चलता रहेगा। पढ़ लेना एक बार, कोई खासा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अधिगम चक्र में 5 क्रमिक अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था कौन सी हो गई? एक्सपीरियंसिंग, यानी कि अनुभव करना। तो सबसे पहले तो बच्चा, अब बात ही अनुभवात्मक चक्र की बात हो रही है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो बच्चा एक्सपीरियंस ही करेगा अपने पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन के द्वारा, अपने घर में, परिवार में, खेल के मैदान में, स्कूल में। फिर प्रकाशन यानी कि पब्लिशिंग, बच्चा क्रियाकलापों का अनुभव हो जाता है, तो इसके बाद अनुभव के दौरान उन्होंने क्या अवलोकन किया, कैसे अनुभव किया, इसकी जानकारी को आपस में बांटने या प्रकाशन के लिए तैयार हो जाते हैं। यार हम क्रिकेट मैच खेलने गए थे तो वहां पे एक्सपीरियंस करा, फिर भर आके बता रहे हैं कि यार ऐसा ऐसा वहां पर हुआ था। फिर प्रोसेसिंग यानी कि प्रक्रिया बनाना, यह चरण अनुभवात्मक अधिगम चक्र का केंद्र बिंदु। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनुभवात्मक अधिगम चक्र का केंद्र बिंदु क्या है? प्रक्रिया बनाना, प्रोसेसिंग। यह चरण इस चक्र का समूह गतिक अवस्था है, जिसमें समूह के सदस्यों द्वारा बांटे गए अनुभवों को व्यवस्थित मूल्यांकन किया जाता है। प्रोत्ता सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन, इस अवस्था में समूह में प्राप्त किए गए अनुभवों में समानता है या फिर नहीं है। भाई सबने अपने अपने एक्सपीरियंस लेकर आया, अपने एक्सपीरियंस में उसको कॉमन पॉइंट है या फिर नहीं है कॉमन पॉइंट, ठीक है। अगर कॉमन पॉइंट होता है तो उसको जनरलाइज कर लिया जाता है। फिर अप्लाई, ठीक है यार सबके अनुभव ठीक ठाक थे, एक जैसे थे, अब जो अनुभव ऐसा था जो मोस्ट कॉमन था, उसे क्या करा, उसे अप्लाई कर दिया। क्लियर है बात? सबसे पहले ऑब्जर्व करा, एक सिचुएशन ही थी, मान लो एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करा, ठीक है। प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने के बाद सब लोगों ने देखा कि यार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हम ऐसे 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 कर सकते हैं। फिर उन्होंने देखा, मतलब 10 बच्चे ने अलग अलग सॉल्यूशन बताए। फिर इसके बाद उनको अरेंज करके देखा, जो कि प्रोसेसिंग में आएगा, कि किस किस तरह के सॉल्यूशन बताए हैं। फिर जनरलाइजेशन में हम ये देखेंगे कि जो मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन था। जो मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन रहेगा उसे हम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन है मतलब ज़्यादातर लोगों ने उसके बारे में सोचा है, वो पॉसिबल हो सकता है, तो उसको अप्लाई कर दो, ऐसा है। और अगर वो रूल फॉलो नहीं होता तो दूसरे को फॉलो कर दो। गणित अधिगम को ज़्यादा चुनौतीपूर्ण, संतोषजनक बनाना, सृजनात्मक योग्यता को विकसित करना, ये सब मैथ्स में आएगा ही। अधिगम क्रिया की प्रकृति की पहचान करें जो बच्चे की सृजनात्मकता को प्रभावित करती है। देखो, बच्चा कब सृजनात्मक बनेगा? अगर आप बच्चे को हमेशा 2 3 जा कितना होता है 6, इसी तरह से पढ़ाओगे तो बच्चा क्रिएटिव बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप बच्चे को इस तरह से बनाओगे, 2 से मल्टीप्लाई किसको करना है? 3 को, 1 2 3, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा? 1 2 3 4 5 6, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 2 इंटू 3 आपका 6 हो गया। इस तरह से पढ़ोगे तो बच्चों कुछ क्रिएटिव लगेगा, क्या यार इस तरह से मल्टीप्लिकेशन तो हमने कभी देखा ही नहीं था। आपने बहुत सौ, आप में से बहुत सौ ने इस तरह का मल्टीप्लिकेशन नहीं देखा होगा, बट ये एक मेथड है मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। क्रियाकलाप आधारित हो सकता है, चुनौतीपूर्ण होगा, भिन्न समाधान, मल्टीपल सॉल्यूशन निकले, तर्कपूर्ण एवं समस्या आधारित हो, आलेखीय निरूपण यानी कि उसका ग्राफ बना सको आप,
बच्चों के बीच सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए समान रूप से निम्नलिखित अधिगम प्रणाली की पहचान होनी चाहिए। अगर आप बच्चों के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना चाह रहे हो तो क्या क्या शामिल करोगे उसमें, ये पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इतनी सारी वीडियोज में, ये शायद 65 या 66 जो भी वीडियो है। तो एक बार इनको पढ़ लो, वीडियो पॉज करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो पढ़ लिया होगा सभी ने। गणितीय प्रयोगशाला का उपयोग हम कर सकते हैं। देखो प्रयोगशाला तो हर सब्जेक्ट की हो सकती है। गणित में सीखने का सबसे अच्छा तरीका गणित की प्रयोगशाला का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग बच्चों और अध्यापकों के बीच सहगामी के रूप में हो सकता है। गणित के अनुशासन के रूप में सुंदरता, महत्ता, उपयोगिता की खोज और समझ का अवसर प्रदान करने के लिए हो सकते हैं। प्रयोगशाला कैसा है? गणित की प्रयोगशाला एक ऐसा स्थान है, हालांकि ये चीज़ें पढ़ने की नहीं, बट मुझे हाईलाइटेड करना होता है कि आपको पता रहे कि ये सारी चीज़ें एनसी उसमें NIOS में दी रखी हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। जहाँ गणितीय क्रियाकलाप कार्यान्वित होते हैं, बच्चे नई खोजों को परंपरागत अनुभवों से प्राप्त करते हैं। आगे गणित की प्रयोगशाला गणित के प्रति जागरूकता को, कौशलों के निर्माण को, सकारात्मक दृष्टिकोण को करके सीखने को प्रोत्साहित करती है। ये सारी चीज़ें मैथ्स लेबोरेटरी से बढ़ती हैं। ओके, तो ये हमारी यूनिट यहाँ पर हो जाती है एंड। आपको वीडियो में कहीं डाउट रहता है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट जरूर करके बताइएगा। सारांश ही पढ़ लीजिए करो, छोटा सा होता है, इससे आपको हेल्प मिलेगी पूरी यूनिट को समराइज करने में। फिर पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइव ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।